हेलो जी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अमित उपाध्याय एंड रिसेंटली मैंने एक लंबे कॉर्पोरेट करियर के बाद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव किया है और इस चैनल के थ्रू मैं अपनी लर्निंग्स और अपने एक्सपीरियंसेस आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस वीडियो की शुरुआत मैं एक हाइपोथेटिकल सवाल के साथ करता हूँ। आपका बेटा या बेटी है जो कि क्लास 12th में है और उसका एक वन ऑफ द बेस्ट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर एडमिशन हो गया है, बट तब आपको पता चलता है कि उसकी फ़ीस जो आपने प्लान की थी उससे दुगनी या तिगुनी है। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करने वाले हैं? क्या आप अपने बच्चे को बोलेंगे कि वो बचे हुए रिमेनिंग अमाउंट के लिए लोन की प्लानिंग करे, या फिर आप खुद एक बड़ा सा लोन ले लेंगे, या फिर आप अपने किसी प्रॉपर्टी को लिक्विडेट करने की कोशिश करेंगे, या फिर अपने रिटायरमेंट कॉर्पस में से पैसा निकाल करके उस फीस का अरेंजमेंट करेंगे? हम सभी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, सो आई एम श्योर आखिरी चीज़ जो हम प्लान करेंगे वो है अपने बच्चे को अपने ड्रीम्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोलना। ये सवाल थोड़ा हाइपोथेटिकल है बट रियलिटी से कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। जब एक सर्वे में ये सवाल पेरेंट्स के साथ पूछा गया था तो 90% लोगों ने बोला कि वो अपने बच्चे की फिनेंशियल प्लानिंग को प्रायोरिटाइज करेंगे अपने रिटायरमेंट कॉर्पस के ऊपर। जब ये सवाल एक एफ्लुएंट ग्रुप के साथ पूछा गया तो 78% लोगों ने बोला कि वो अपने बच्चों को फॉरेन में पढ़ाना चाहते हैं, बट उसमें से खाली 53% लोगों के पास उसके लिए इन्वेस्टमेंट प्लान रेडी था। तो ये प्रॉब्लम रिच या पुअर की नहीं है, या आप कितने एफ्लुएंट है उससे नहीं फ़र्क पड़ता, ये माइंडसेट का इशू है। हमें लगता है कि ये प्लानिंग हो जाएगी, हम सेविंग कर रहे हैं, जब उस सिचुएशन में आएंगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाएगा, ये गोल अभी काफ़ी दूर है। बट रियलिटी ये है कि जिस दिन वो सिचुएशन आती है तो हमारे जितने भी गोल्स हैं वो फ्यूचर को लेकर के, रिटायरमेंट को लेकर के, वो सभी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं और हम अपने बच्चे के लिए बेस्ट से बेस्ट करना चाहते हैं। अगर हम प्लानिंग करते भी हैं तो एक बहुत बड़ा इशू इस सिचुएशन में आता है, वो है एजुकेशन में हो रहा इन्फ्लेशन। नॉर्मल इन्फ्लेशन लगभग 6% के करीब है, बट एजुकेशन के अंदर इन्फ्लेशन 11% या उससे भी ज़्यादा है। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो आज से करीबन 24 साल पहले जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था, उस समय मेरे कॉलेज की फ़ी एनुअली 3,000 रुपये थी। उसकी फ़ीस आज के टाइम में 1 लाख रुपये साल की है। ये लगभग 16% एनुअल इन्फ्लेशन है, और वो तब जबकि ये कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है। प्राइवेट कॉलेजेस की तो सिचुएशन इससे भी फ़र्क है। अगर इसी पेस से बढ़ता रहा तो क्या मेरे कॉलेज की फ़ीस आज से 25 साल बाद लगभग 40 लाख रुपए साल का हो जाएगी? मतलब ये सुन करके मुझे बहुत अजीब लगता है। और ये इन्फ्लेशन हमें ज़्यादा पता नहीं चलता बिकॉज ऑफ द रीज़न कि हम इससे डे टू डे डील नहीं कर रहे होते। हमें ग्रोसरीज़ और बाकी सब चीज़ों के इन्फ्लेशन दिख रहे होते हैं, बट ये इन्फ्लेशन काफ़ी हद तक इनविजिबल है, और जिस दिन हम इससे डील करने वाले हैं उसी दिन हमें पता चलता है कि ये इन्फ्लेशन कितना ज़्यादा बड़ा हो चुका है। इसलिए अगर हम इसमें इफ़ेक्टिव प्लानिंग नहीं करते हैं तो डिफ़िकल्टी में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। बट द गुड पार्ट इज़ दैट कि बच्चों की फिनेंशियल प्लानिंग में हमें गोल्स पता हैं, और ये गोल्स जनरली काफ़ी दूर हैं अगर हम टाइमली शुरुआत करते हैं तो। इसलिए इफ़ेक्टिव प्लानिंग और टाइमली प्लानिंग जो है ये इस सिचुएशन के लिए बेस्ट रेमेडी है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में ले जाना चाहूँगा जिसके थ्रू आप अपने बच्चों के लिए फिनेंशियल प्लानिंग काफ़ी इफ़ेक्टिवली कर सकते हैं। जिसमें स्टेप 1 है कि कौन से गोल के लिए प्लान करना है। स्टेप 2 होगा कि उन गोल्स के लिए क्या आपको कॉर्पस डिफाइन करना चाहिए, और स्टेप 3 के अंदर हम उन कॉर्पस को कैसे अचीव करेंगे वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस प्लानिंग का पहला स्टेप है डेफिनेशन ऑफ गोल्स एंड माइलस्टोन्स। ये स्टेप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि हम अपने बच्चों के किसी भी माइलस्टोन और जो भी प्लानिंग है उसमें किसी भी ऑब्जेक्टिव को प्रायोरिटाइज नहीं करना चाहते हैं। हम सभी कुछ अचीव करना चाहते हैं, बट रियलिटी ये है कि हमें कुछ ना कुछ आगे चल कर के प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। इसलिए इट्स बेटर कि हम आज ही इसके बारे में सोचें। इससे हमें एक मेंटल क्लैरिटी मिलती है और एट द सेम टाइम फिनेंशियल गोल्स को प्लान करना भी काफ़ी आसान हो जाता है। चलिए इस पर्टिकुलर केस में मैं अपनी बेटी का एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने उसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे की है, और ये शायद आपके लिए हेल्पफुल होगा। वो 12 साल की है, तो उसके लिए फ़ाइनेंशियल गोल्स क्या हो सकते हैं जो मुझे अचीव करने होंगे। वो है सबसे पहले उसकी अंडर ग्रेजुएट की फ़ीस। बिकॉज़ उस समय वो क्लास 12th करके निकली होगी, मैं उसे किसी भी तरीके का फ़ाइनेंशियल बर्डन नहीं डालना चाहूँगा और उसकी फ़ी का पूरा 100% अरेंजमेंट मैं ही करना चाहूँगा।
उसके बाद अगला माइलस्टोन आता है पोस्ट ग्रेजुएशन। उस समय मुझे नहीं पता कि वाकई में वो पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहेगी या नहीं चाहेगी, बट स्टिल आई हैव टू कीप सम बजट फॉर दैट इन केस दैट सिचुएशन हैपन्स। और उस समय हो सकता है वो लोन भी लेना चाहे, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ कोर्स दैट शी इज़ डूइंग, इसलिए कुछ पार्शियल अरेंजमेंट करना इस सिचुएशन में बेटर है। थर्ड ऑब्जेक्टिव आता है मैरिज, जो काफ़ी सब्जेक्टिव है। बहुत सारे लोग इसमें डिवाइडेड ओपिनियन है कि उन्हें अपने बच्चों की मैरिज के लिए प्लानिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और मैं भी कोई एक लैविश मैरिज के फेवर में नहीं हूँ, बट एट द सेम टाइम मुझे मालूम है कि जिस दिन वो सिचुएशन मेरे सामने आई, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मैं टेम्प्ट होऊंगा कि मैं अपनी बेटी को फिनेंशियली हेल्प कर दूं, और अगर मैंने ये प्लान नहीं किया है तो मोस्टली ये फंड मेरे किसी और प्लानिंग में से आने वाला है जिसको मैं अवॉइड करना चाहता हूँ। लास्ट फोर्थ पॉइंट जो है वो मेरे लिए स्पेसिफिक है, वो है एक बिजनेस सीड फंड, जहाँ पर कि मैं चाहूँगा कि मेरी बेटी अगर कुछ बिजनेस करना चाहती है, कोई भी एंटरप्रेन्योर एलिमेंट वो स्टार्ट करना चाहती है, तो उसके लिए कुछ सीड फंड मैं उस समय दे पाऊँ। इसके अलावा कुछ लोग इनहेरिटेंस प्लानिंग भी करना चाहेंगे, वो घर के लिए या किसी भी तरीके के फाइनेंशियल टूल्स के लिए अरेंजमेंट करना चाहते हैं। मेरे लिए ये प्रायोरिटी नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में कोई प्लान नहीं करूँगा। आइए अब इसमें नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि इन गोल्स के लिए माइलस्टोन कैसे डिफाइन करेंगे, जो कि बहुत ही बेसिक सा सिंपल सा प्रोसेस है, बट मैंने अपनी एक्सेल शीट में मैं ये सारे के सारे डेटा डालने वाला हूँ और उसके बेसिस पे आगे की प्लानिंग काफ़ी इफेक्टिवली हो सकती है। मेरी बेटी का पहला गोल जो है वो एजुकेशन, जो अंडर ग्रेजुएट है वो 17 साल की उम्र में आएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन जो है 21 साल की उम्र में। मैरिज मैं अग्रेसिवली 25 साल के केस में ही प्लान करता हूँ, मुझे नहीं पता कब होने वाला है। बिजनेस सीड फंड मोस्ट प्रॉब्ली उसके पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद होगा, तो उसके लिए मैं प्लान करता हूँ। इनहेरिटेंस के लिए मैं कोई भी माइलस्टोन नहीं डिफाइन कर रहा हूँ। अगला स्टेप है कि इन गोल्स और माइलस्टोन के लिए कितना कॉर्पस प्लान करके रखें। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि ये फ्यूचर में काफ़ी दूर है, तो इसके लिए हम एक सिंपल तरीका अपनाएंगे कि आज के टाइम में जो भी हम माइलस्टोन सोच रहे हैं उसका आज का एक्सपेंस कितना होगा, और उसी को टाइमलाइन के अकॉर्डिंगली हम फ्यूचर में प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेंगे और उससे फ्यूचर वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। ये सेम प्रिंसिपल हम एजुकेशन में, मैरिज में, सभी में लगा सकते हैं। एजुकेशन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि ये समझना थोड़ा मुश्किल है कि व्हाट एग्जैक्टली वुड बी द कोर्स दैट योर किड विल डू, बट मैं कहूँगा कि अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है तो आप उससे थोड़ा सा बात करके एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, या फिर अगर चाहें तो आप एक अपने एस्पिरेशन के बेसिस पे क्या कोर्स हो सकता है उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। लाइक इन माई केस मेरी बेटी अभी 5 से 6 साल दूर है अंडरग्रेड कोर्स के लिए। मैंने उससे थोड़ी बात करने की कोशिश की और मुझे समझ में आया कि उसका इंक्लिनेशन डिज़ाइन की तरफ है। अब चूँकि मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है, तो मैंने चैट जीपीटी से रिसर्च करने की कोशिश की कि कौन से डिज़ाइन स्कूल्स हैं, उनकी फ़ीस कितनी होती है, और मुझे समझ में आया कि इंडिया में जो वन ऑफ द बेस्ट डिज़ाइन स्कूल्स हैं उनकी एवरेज फ़ीस जो है 15 से 17 लाख के बीच में है, और जो बेस्ट एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव स्कूल्स हैं उनकी फ़ीस लगभग जो है 29 लाख्स तक है। अब चूंकि मैं डिफेंसिव प्लानिंग पे भरोसा करता हूँ तो मैं उस मैक्सिमम फ़ी के लिए प्लानिंग लेकर के चलूँगा, बट आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे फॉर यू टू गो फॉर। ये सिमिलर स्टडी मैंने बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रीम्स को, जो पॉपुलर स्ट्रीम्स हैं उनको के लिए भी की है, जैसे कि इंजीनियरिंग, मेडिसिन, लॉ। मुझे समझ में आया कि लगभग एवरेज फीस जो है वो 5 से 10 लाख के बीच में होती है। मैक्सिमम फ़ी देखते हैं तो वो 25 से 30 लाख होती है। यहाँ पर मैं मेडिकल को काउंट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज अगर हम मेडिकल स्कूल्स को लेंगे तो उनकी फ़ीस तो एक्सेप्शनली हाई है, लगभग 25 से 30 लाख पूरे कोर्स की फ़ी होती है, और प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर वो फ़ी लगभग 1 करोड़ तक भी जा सकती है। तो आइए इस पर्टिकुलर मेथडोलॉजी को लेकर के हम अब अगले स्टेप की कंप्यूटेशन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ हम अपने प्लानिंग शीट के नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, जहाँ पर कि जैसा मैंने बताया कि हम अपने जो भी एक्सपेंस है उसकी करंट वैल्यू को डालते हैं। माइलस्टोन ऑलरेडी डिफाइन हो चुका है पिछले वाली शीट में जब हमने गोल्स के टाइमलाइन डाले थे। तो
इन दिस पर्टिकुलर केस जैसे मैंने बताया कि मैं मैक्सिमम के लिए प्लान करूँगा, तो मैंने 29 लाख्स के हिसाब से प्लानिंग की है। और इसमें जब मैं इन्फ्लेशन फिगर 11% का डाल करके देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि फ्यूचर वैल्यू इसकी लगभग 48 लाख्स होगी। इसी तरीके से मैं पीजी के लिए प्लान करता हूँ। जैसा मैंने बताया कि मैं पार्शियल प्लान करना चाहूँगा। यहाँ पर भी अगर मैं इन्फ्लेशन को 11% लेकर के चलता हूँ और 10 लाख का अमाउंट जो है मैं सिक्योर करना चाहता हूँ आज के वैल्यू में, तो वो फ्यूचर में लगभग 25 लाख हो जाएगा। मैरिज के लिए अगेन हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, बट वहाँ पर भी मैं लगभग 10 लाख रुपए प्लान करके रखूँगा। और चूँकि यहाँ पर मैं एक स्पेसिफिक इन्फ्लेशन नहीं जानता हूँ, तो मैं 6% काउंट करके चलता हूँ, जो कि आज के टाइम में स्टैंडर्ड इन्फ्लेशन है। सेम एज़ बिजनेस सीड फंड के लिए मैंने अपनी तरफ से सोच के रखा हुआ है कि मैं 10 लाख रुपए अगर आज के टाइम में होता तो मैं उसके लिए प्लान करता। उसको अगर मैं 6% इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर मैं करता हूँ तो वो लगभग 20 लाख रुपए हो जाता है आज से 12 साल बाद। सो इस सब से टोटल कॉर्पस जो है लगभग 1 करोड़ 15 लाख के करीब आता है। देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, बट इवेंचुअली हम लोग देखेंगे कि हम इसको अचीव कैसे कर सकते हैं। वाइल ये सारा का सारा कंप्यूटेशन मैंने इंडिया में एजुकेशन के कंटेक्स्ट में किया है। अगर आप अपने बच्चे को फॉरेन में पढ़ाने में इंटरेस्टेड हैं तो दो चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहला है इन्फ्लेशन। वाइल इंटरनेशनली एजुकेशन इन्फ्लेशन इंडिया जितना ज़्यादा नहीं है, ये 2 से 3% है, बट इंडियन करेंसी हर साल 3 से 4% डिवैल्यूएट हो जाती है। तो इसलिए इन्फ्लेशन 6 से 7% इस कंटेक्स्ट में लेना ठीक रहेगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्कॉलरशिप। बहुत सारी कंट्रीज़ और उनकी यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी अच्छे स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स रन करते हैं जो कि एजुकेशन की कॉस्ट को सब्सिडाइज कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरनेशनल एजुकेशन के बारे में सोच रहे हैं तो इसके बारे में रिसर्च करना शुरू कर दीजिए, और एट द सेम टाइम अपने किड को भी इसके लिए प्रिपेयर करना शुरू कीजिए कि उसे इन स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स के लिए प्रिपेयर करना है और सेलेक्ट होना है। अब इसमें अगला स्टेप आता है कि ये जो कॉर्पस हमने डिफ़ाइन किया है फ्यूचर के लिए, इसके लिए इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करें। 3 तरीके के इन्वेस्टमेंट टूल्स हो सकते हैं। पहला है प्योर डेट बेस्ड इन्वेस्टमेंट टूल्स, जैसे कि एफडी हो सकता है, पीएफ हो सकता है, सुकन्या समृद्धि या किसी सेविंग सर्टिफिकेट या बॉन्ड्स हो सकते हैं। इनमें मोस्टली इंटरेस्ट रेट जो है वो 7 से 9% के बीच में रहता है, और पोस्ट टैक्स रिटर्न तो करीबन 5 से 6% ही रहता है, जो कि एजुकेशन इन्फ्लेशन से काफ़ी ज़्यादा कम है। तो मैं इन टूल्स के लिए तो बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं हूँ, अनलेस एंड अनटिल ये गोल जो है अगले 2 से 3 साल के बीच में ही आने वाला है। अगर ये गोल दूर है तो ये इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शंस जो है आपकी सेविंग्स को इरोड कर रहे हैं, क्योंकि आपका इन्फ्लेशन ज़्यादा है, बट ये टूल्स जो हैं वो आपको स्लोअर रिटर्न दे रहे हैं। इसमें सुकन्या समृद्धि थोड़ा सा स्लाइटली स्पेशल हो सकता है, प्योरली बिकॉज ऑफ द रीज़न कि ये कम्प्लीटली टैक्स फ्री रिटर्न है। उसका इंटरेस्ट रेट लगभग 8.2% है। तो अगर आप एटीसी के अंदर उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, बट आपको ये जानना पड़ेगा कि ये स्पेसिफिकली फॉर गर्ल चाइल्ड है। और अगर आपकी बेटी 10 साल से छोटी है तो ही आप इस टूल के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसकी 21 साल की एज तक आपको ये मनी लॉक्ड इन रखनी पड़ती है। दूसरे ऑप्शन है म्यूचुअल फंड। यहाँ पर आपके पास काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस हैं। लो रिस्क जैसे कि बैलेंस या हाइब्रिड फंड से लेकर के हाई रिस्क स्मॉल टू मीडियम कैप फंड्स भी। मैं सजेस्ट करूँगा कि इन दिस पर्टिकुलर केस 2 तरीके के फ़ंड को काफ़ी हद तक कंसिडर किया जा सकता है। अगर आपका ये जो माइलस्टोन आता है ये अगले 5 से 8 साल के बीच में है तो उस समय हाइब्रिड फंड या बैलेंस फंड देख सकते हैं, जो कि लगभग 10% रिटर्न देते हैं पोस्ट टैक्स में। या फिर अगर आपका माइलस्टोन 8 साल से दूर है, लॉन्ग टर्म है, तो थोड़ा सा ज़्यादा इक्विटी बेस्ड फंड जैसे कि फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड्स कंसिडर कर सकते हैं। इंडेक्स फंड्स भी इस सिचुएशन के अंदर काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तीसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मैं कहूँगा वो है गोल्ड, क्योंकि गोल्ड के रिटर्न्स कंसिडरेबली प्रिडिक्टेबल हैं। 8 से 10% रिटर्न जो है काफ़ी हद तक पॉसिबल है, तो इसलिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड को काउंट करना काफ़ी अच्छा होगा। इवन इफ़ आप इक्विटी पर अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं,
उसमें 15 से 20% गोल्ड का इंक्लूजन जो है वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। और जब मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ, मैं फिजिकल गोल्ड ना हो करके मैं गोल्ड ईटीएफ या कोई भी डिजिटल फॉर्म ऑफ गोल्ड के ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। इन सब के अलावा देर आर फ्यू चाइल्ड स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स ऑल्सो अवेलेबल, जो कि म्यूचुअल फंड होंगे या इंश्योरेंस प्लान्स होंगे। मैं कहूँगा इनसे कम्प्लीटली आप दूर रहिए, क्योंकि इवेंचुअली एट द एंड ऑफ इट ये इंश्योरेंस ही हैं और म्यूचुअल फंड ही हैं। इनको सिर्फ चाइल्ड प्लान के फॉर्म में पैकेज किया हुआ है, जिससे कि वो आपके इमोशनल पार्ट को टैप इन कर सकें। इनसे बेहतर होगा कि आप डायरेक्टली जा करके उन टूल्स के अंदर इन्वेस्ट कर दें, रादर देन इन टूल्स के थ्रू इन्वेस्ट करने के बजाय। जनरली इन सभी टूल्स के अंदर फंड मैनेजमेंट चार्जेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लॉक इन पीरियड भी होता है, और कुछ केसेस के अंदर तो एग्जिट लोड्स भी होते हैं। मैं कहूँगा कि इन ऑप्शन से दूर रहना बेहतर होगा। तो आइए हम अपनी कंपटीशन शीट में ये गोल्स के बेसिस पे देखते हैं कि हमारी SIPs क्या होनी चाहिए और किन टूल्स के अंदर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हमारी पिछली शीट में से जितने भी गोल्स हैं उनकी फ्यूचर वैल्यू हमें पता चल गई थी, और उसके बेसिस पर इस शीट के अंदर ये सारे के सारे गोल्स की टारगेट अमाउंट दिया हुआ है। उनके ड्यूरेशन भी हमें पता है, माइलस्टोन्स कब आते हैं। अगर पहला गोल जो कि 5 साल दूर है, तो जैसा मैंने बोला कि यहाँ पर चूँकि ये 5 साल है, मैं कम्प्लीटली इक्विटी बेस्ड नहीं करना चाहूँगा, इसको बैलेंस फंड्स के अंदर प्लान करना चाहूँगा। तो इसमें मैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 10% अगर काउंट करता हूँ, तो उसके बेसिस पे SIP लगभग 63,000 के करीब आती है। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यहाँ पर चूँकि ये थोड़ा दूर है, तो मैं इसके लिए 12% प्लान कर सकता हूँ, सेम एज़ मैरिज के लिए 12%, और बिजनेस सीड फंड के लिए भी 12%। सो इवेंचुअली इससे मेरी टोटल SIP लगभग 88,000 की आती है। ये प्लानिंग मैंने एक किड के हिसाब से आपको दिखाई है, बट अगर आप चाहें तो सिमिलर वे में आप ये प्लानिंग जो है एक से ज़्यादा बच्चों के लिए भी बड़े आराम से कर सकते हैं। मैं इस शीट को अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर अटैच कर दूंगा, जिसको कि आप अपने साइड कॉपी करके आप अपनी कंपटीशन अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। ये सारी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है टर्म इंश्योरेंस प्लान। आपके किड का फिनेंशियल फ्यूचर कंप्लीटली रिस्क पे आ सकता है अगर अर्निंग मेंबर की इस पीरियड में डेथ हो जाती है तो इसलिए जितना भी कॉर्पस हमने कंप्यूट किया, लाइक इन माय केस इट वाज 1.1 CR, ये अमाउंट का टर्म इंश्योरेंस प्लान होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप जितना अपना ओवरऑल टर्म इंश्योरेंस प्लान सोच रहे हैं, उस पर ये अमाउंट टॉप अप कर दीजिए। दिस विल सिक्योर द फ्यूचर ऑफ योर चाइल्ड। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप आगे आने वाले वीडियोस को भी देख सकते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ बहुत जल्द। बाय बाय।